से खींचातानी हो रही है। भगवंत मान ने भी कहा है कि भाई पंजाब तो चंडीगढ़ तो पंजाब का है। वो बोल रहे हैं कि भाई उनको भी मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सुनील जाखड़ जो हैं, जो बीजेपी के ही हैं, वो भी उस पक्ष में नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो विधानसभा है, जिस वक्त पंजाब हरियाणा अलग हुए तो उस वक्त हरियाणा को इसमें ही एकोमोडेट किया गया और अभी हमारे 90 सदस्य हैं और अगला डिलिमिटेशन होता है तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 120 सदस्य हो जाएंगे। तो 20 सदस्यों के तो बैठने की यहाँ जगह ही नहीं है। तो जगह तो हमें चाहिए और चाहिए इसीलिए काफ़ी देर पहले से इसकी हमने तैयारी कर दी थी। और जहाँ तक मान साहब कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ तुम्हारा तब है जब तुम हिंदी भाषी क्षेत्र हमें ट्रांसफ़र कर दोगे, जब हमें SYL का पानी दे दोगे। जब तक नहीं देते हो तब तक हमारा लिया ना इसके ऊपर, हम इस पे बैठे हुए हैं, तभी तक बैठे हुए हैं हम। जब आप जो एग्रीमेंट हुआ था उसको लागू ही नहीं करते तो चंडीगढ़ किस प्रकार से तुम्हारा। पर बीजेपी में भी क्या फूट है, क्योंकि सुनील जाखड़ खुद बोल रहे हैं, अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि भाई नहीं मिलना चाहिए इनको। नहीं, हो सकता है वो प्रदेश की राजनीति के हिसाब से बोल रहे हों, पर मैं देश की राजनीति के हिसाब से बोल रहा हूँ। सर, ये बीपीएल को लेके भी आया कि इतने सारे जो लोग हैं वो बीपीएल में अब शामिल हो गए हैं। ये क्या एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि सैनी सरकार के लिए, हरियाणा सरकार? नहीं, ऐसा है, पहले कुछ लोगों के बन नहीं पाते थे और वो घूमते रहते थे और कोई उनकी सुनवाई नहीं करता था। अब सारा सिस्टम स्ट्रीमलाइन किया है तो हर पॉसिबल व्यक्ति जो उस आय वर्ग में आता है तो उनके कार्ड बन रहे हैं। इसमें किसी को क्यों तकलीफ हो किसी की। नहीं, पर एक डेटा भी तो सजेस्ट करता है ना कि सबसे ज़्यादा जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन है वो हरियाणा में है। नहीं, अब जो है वो है, उसमें तो फिर गलत नहीं कह सकते ना। साहब, एक पंजाब की जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जहाँ रूलिंग पार्टी है, वो लगातार ही अलग विधानसभा को लेके कहा जा रहा है कि किराएदार मालिक नहीं बनने देंगे और यहाँ पर चंडीगढ़ पर पंजाब का ही हक है, किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि अलग विधानसभा। उसका मैंने जवाब दे दिया। सर, एक सदन में कांग्रेस विधायक लगातार ये बात कर रहे हैं कि ईवीएम का मुद्दा दोबारा फिर उठाया जा रहा है, सदन में भी उठाया जा रहा है, बाहर तो इस तरह की चर्चा होती थी। और ये देखिए, ये कांग्रेस के एजेंडे में शामिल है। इनको जो इन्होंने झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी बनाई है उसके अंदर बकायदा ये सिलेबस है कि अगर तुम हार जाओ तो तुमने फिर पहले तो चुनाव आयोग को दोष लगाना और फिर आपने ईवीएम को दोष लगाना। ये इनको सिखाया जाता है। मैं हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूँ कि जिन सीटों से आप जीते हो क्या वहाँ ईवीएम ठीक थी? वहाँ का कराओ ना रीपोल। ईवीएम अगर ख़राब थी तो सारी प्रदेश की ख़राब थी। आप जिन सीटों से जीते हो वहाँ तो ईवीएम ठीक है, जहाँ से हम जीते हैं वहाँ ईवीएम ख़राब है। क्या लॉजिक है? आप एडवोकेट हैं, आप इस तरह की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती हैं। आप रीपोल करो जहाँ से आप कांग्रेस के एमएलए जीते हैं। अगर आप कहते हो कि ईवीएम ख़राब है तो यू सेट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सेट करो आप। और दूसरी बात ये है कि ये अज्ञानियों वाली बात करते हैं। ईवीएम जब इलेक्शन कमीशन से जारी होती हैं तो वहाँ पर सारे पार्टियों के नुमाइंदों से चेक कराई जाती हैं। जब यहाँ पर आके डीसी के पास डिस्ट्रीब्यूट होती हैं तब नुमाइंदे बुला के चेक कराई जाती है। जिस दिन पोलिंग स्टेशन पे ईवीएम खोली जाती है तब उस दिन सारे पार्टी के नुमाइंदों से बुला के चेक कराई जाती है। अगर आप कहते हैं ईवीएम खराब है तो आप इस बात का सर्टिफिकेट दे रहे हो कि आपके सारे लोग बुद्धू हैं, आपके लोगों को समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। ये जो एलओपी का मामला है और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद होगा, क्या लग रहा है आपको? नहीं, महाराष्ट्र और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है पूरी तरह से। नहीं, जो ये कह रहे हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो तब चुने जाएंगे जब यहाँ पे चुनाव खत्म हो जाएंगे। क्या लग रहा है आपको? क्या ऐसा है, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टियों के चुने जाते हैं, धड़ों के नहीं चुने जाते। ये एक पार्टी नहीं है, ये भिन्न भिन्न धड़े हैं जो इकट्ठे हो गए थे चुनाव को सामने देखकर।
इसीलिए इनका फैसला नहीं हो पा रहा। अब वो आसान भी नहीं है फैसला करना। अब 2 सेशन हो गए, एक पहले हो गया, एक आज हो गया, और बिना LOP के ये चल रहा है। अब देखते हैं कब इनका फैसला होता है। मिस साहब, कल अशोक अरोड़ा जी बोल रहे थे आपकी जान को खतरा है, सरकार से उन्होंने सुरक्षा की बात कही। हकीकत क्या है सर, वाकई कोई थ्रेट आया आपको या जान का खतरा है अभी आज के समय तक? नहीं, मैंने जो उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी थे उनको लिख के भी दे दिया था, सारा अवगत भी करा दिया था, और फ़ोन पे भी मेरी उनके साथ डिटेल्ड बात हो गई थी। तो वो क्या करते हैं वो समय बताता। सर, आपकी सुरक्षा घटाए जाने को लेकर सीएम पर भी सवाल उठाए गए। ये कहा कि फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि इस तरह की अगर सरकार में रहते हुए एक सीनियर आदमी ऐसा कहते हैं कि मेरी सुरक्षा घटाई गई, उसको लेकर? नहीं, इसीलिए अगर मैंने कोई बात उठाई है तो बात सीरियस है तभी उठाई है, नहीं तो मैं जिस उस पर हूँ मैं छोटी मोटी बात क्यों उठाऊँ? क्या लग रहा है फिर आपको? आपकी नहीं, अब इसकी कभी जांच होगी तभी पता लगेगा। आज तक तो किसी ने आके मेरे को पूछा नहीं है। एक राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि कुछ भी नया नहीं है, विजनरी डॉक्यूमेंट होता है सरकार का, लेकिन कुछ नया नहीं है, सब पुरानी बातें हैं, कोई नया विजन नहीं रखा सरकार ने। देखिए, पहला सेशन है, सरकार की जो प्रतिबद्धताएं थीं चुनाव के दौरान उन सारों का इसमें जिक्र किया गया, और मैं 7 बार का विधायक हूँ। अपोजिशन कोई भी हो, उनका एक डायलॉग कॉमन होता है। अगर आप सर्च मारोगे कॉमन डायलॉग कि कुछ भी नया नहीं है, तो ये इनका कॉमन डायलॉग। ठीक ठीक है सर।